ऑनलाइन स्टूडेंट, आवाज आ रही है बेटा मेरी? चलिए, मॉड्यूल 12 आप सब बच्चों के पास होना चाहिए। इकोलॉजी आज हम शुरू करेंगे। सबसे पहले आज इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इकोलॉजी होती क्या है और इसके अंदर आगे चलकर हमें पढ़ना क्या है। जो भी टर्मिनोलॉजी पे बात अभी हो रही है वो अच्छे से याद होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन अगर देखें तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हमारी अर्थ पे जहां कहीं भी रह रहा है, ऑर्गेनिज्म जो कोई भी हमारी अर्थ पे जहां कहीं भी रह रहा है, वो अपने एनवायरनमेंट के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन जरूर करता है। ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच होने वाले इंटरेक्शन या फिर कह दीजिए इंटर रिलेशनशिप, इसकी स्टडी को आप इकोलॉजी के नाम से पुकारते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। ऑर्गेनिज्म हो सकता है कि ये कोई प्लांट हो सकता है कि ये ऑर्गेनिज्म कोई एनिमल हो, और हो सकता है कि कोई माइक्रोब हो। जहां कहीं भी रहता है वहां अपने एनवायरनमेंट के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन जरूर करता है, और वो इंटरेक्शन क्या हो रहे हैं, उसी इंटर रिलेशनशिप की स्टडी को आप क्या कहते हैं? इकोलॉजी। आप कहेंगे कि ठीक है सर, ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि इंटरेक्शन में एक्चुअली ऑर्गेनिज्म करता क्या है, जिसकी स्टडी हम यहां पर करेंगे। आओ इस बात को भी समझें कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच ऐसा क्या इंटरेक्शन हो रहा है जिसकी स्टडी को हम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एनवायरनमेंट टर्म समझ में आना जरूरी है। जब हमें एनवायरनमेंट समझ में आएगा तो होने वाले इंटरेक्शन भी समझ में आ जाएंगे। तो मैंने आपसे पूछा कि बेटा एनवायरनमेंट किसको कहते हैं, आप सब बच्चों का सीधा आंसर होगा कि जो कुछ हमारी सराउंडिंग है वही हमारा एनवायरनमेंट है। सराउंडिंग क्या अपने आसपास लिविंग और नॉन लिविंग है? क्या आज हम इस लिविंग को यहां बायोटिक के नाम से पुकारें? नॉन लिविंग को एबायोटिक कह देते हैं। तो बायोटिक और एबायोटिक मिलके क्या बनाते हैं? एनवायरनमेंट। बायोटिक के अंदर लिविंग है, और लिविंग है तो यहां भी प्लांट, एनिमल और माइक्रोब है। जैसे ही मैंने यहां प्लांट, एनिमल, माइक्रोब लिखा, आप बच्चे समझ गए कि ऑर्गेनिज्म भी एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है, क्योंकि वो भी तो प्लांट, एनिमल, माइक्रोब में से कोई एक है। वो भी एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है। अगर ऐसा है तो वहां रहकर वो बायोटिक और एबायोटिक, एबायोटिक के अंदर लाइट है उस एरिया की, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, एयर, ये जो कुछ भी है वो सब एबायोटिक है। और बायोटिक और एबायोटिक ने मिलके क्या बनाया? जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, क्या वो एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है? वहां रहकर वो दूसरे बायोटिक और एबायोटिक के साथ इंटरेक्शन करेगा, और वो इंटरेक्शन क्या होंगे, उसी इंटर रिलेशनशिप की स्टडी को क्या कहेंगे? इकोलॉजी। आप फिर कहेंगे कि एनवायरनमेंट भी समझ में आ गया, लेकिन अभी भी नहीं समझ में आ रहा
कि इंटरेक्शन में कर क्या रहा है, कौन से इंटरेक्शन जो होते हैं जिनको कि हम स्टडी करेंगे। तो इसके लिए बेटा यहाँ आओ थोड़ा और आगे बढ़े और इकोलॉजी टर्म को ही ब्रेक करके देखें। यहाँ ये दो शब्दों से मिलके बना है, ओइकोस और लोगोस। ओइकोस का मीनिंग होता है होम या फिर कह दीजिए हैबिटेट। लोगोस का मीनिंग तो सब जानते ही है, स्टडी। अरे ऑर्गेनिज्म जिस किसी भी हैबिटेट में रह रहा है, क्या उसका हैबिटेट कोई फॉरेस्ट हो सकता है, ग्रासलैंड हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है, कोई पॉन्ड या लेक हो सकता है। अरे कोई एक उसका हैबिटेट होगा। आज आपको समझाने के लिए फॉरेस्ट का ही एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये रहा एक बड़ा सा फॉरेस्ट, जल्दी से बताइए इस फॉरेस्ट का एनवायरनमेंट किन दो चीजों से मिलके बनेगा, बायोटिक और, अरे वाह, बायोटिक में कौन आएगा, प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स। और बेटा यहाँ पर जब ए बायोटिक की बात होगी तो ए बायोटिक में कौन कौन आता है, बताओ बताओ, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, एयर। बायोटिक और ए बायोटिक ने मिलकर इस फॉरेस्ट का क्या बनाया। क्या ऑर्गेनिज्म भी एनवायरनमेंट का एक पार्ट है, वहां रहकर क्या वो दूसरे बायोटिक और ए बायोटिक से इंटरेक्शन करेगा, करेगा। अरे इंटरेक्शन में क्या होगा जरा ध्यान से देखो रे, लाइट गिरती है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, ए बायोटिक का बायोटिक के साथ इंटरेक्शन हो गया, प्लांट के एनर्जी को क्या हर्बियोर खाएगा, बायोटिक का बायोटिक के साथ इंटरेक्शन हो गया, प्लांट एनिमल दोनों मर जा, क्या माइक्रोब खाएगा, माइक्रोब खाएगा तो मिनरल सॉइल में आएगा, क्या सॉइल से वापस प्लांट के पास जाएगा। यही तो इंटरेक्शन है जो इकोलॉजी है। बात पहुंच रही है बेटा, यही इंटरेक्शन है जो अपनी इकोलॉजी है। ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट पे रहकर उसके साथ किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है, अपने एनवायरनमेंट के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन जरूर कर रहा है। अरे आज तो बातें सिंपल सिंपल हो रही है, जब इकोलॉजी में इसी को डिटेल से पढ़ेंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि लाइट के आने से प्लांट का फोटोसिंथेसिस करना फूड प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी कहेंगे। अरे हर्बियोर का प्लांट को खाना, कार्निवोर को हर्बियोर का कार्निवोर हर्बियोर को खाएगा तो प्रिडेशन होगा। अरे सुना है के शब्द प्रिडेशन। बेटा यहाँ क्या प्लांट एनिमल के मर जाने से बैक्टीरिया का खाना डिकम्पोजिशन है, क्या मिनरल का आना जाना मिनरल साइकिल है। यही बातें डिटेल से आगे की तरफ होगी, आज तो सिंपल सिंपल आपसे कहा है। और यहाँ पर बेटा आप समझ जाइए कि बायोटिक और ए बायोटिक एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, और यहाँ इसी इंटर रिलेशनशिप की स्टडी को क्या कहते हैं, इकोलॉजी। इसका मतलब आज इकोलॉजी की डेफिनेशन समझ में आ जानी चाहिए, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन इन बिटवीन बायोटिक एंड एज वेल बायोटिक एंड बायोटिक। क्या केवल बायोटिक ए बायोटिक ही हो रहा है, क्या बायोटिक बायोटिक भी तो हो रहा है। क्या इकोलॉजी केवल बायोटिक ए बायोटिक इंटरेक्शन है, केवल बायोटिक बायोटिक है, बायोटिक बायोटिक भी है, बायोटिक ए बायो। कुछ बालक कहेंगे कि सर ए बायोटिक भी तो हो रहा होगा, हो रहा हो, होने दो, हम क्या करें, जब तक कोई लिविंग नहीं है हम स्टडी नहीं करते। अरे आप जानते हो कि लाइट के आने से टेम्परेचर बढ़ जाता है, बढ़ जाने दो यार, उसका हम क्या करें, हमारी स्टडी तो लिविंग को लेकर होगी, जहां लिविंग होगा वहां हमारी स्टडी होगी। तो समझ जाइए बायोटिक 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 ए बायोटिक इंटरेक्शन की स्टडी इकोलॉजी है, ये आपको समझ में आना चाहिए बेटा। सही है। क्या आज ऐसा कह दें कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है। ऑर्गेनिज्म के बदलने से एनवायरनमेंट को फर्क पड़ता है, और एनवायरनमेंट के बदलने से अगर इस रूम का टेम्परेचर बढ़ा दें तो हम सबको पसीना आ जाएगा। बेटा टेम्परेचर मत बढ़ाओ, 50 बच्चे और बिठा दो, टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा।
कहा ना मैंने आपसे यार, उसके बदलने से हमें फर्क पड़ता है और हमारे बदलने से उनको, किसको बेटा, उनको क्या कहते हो, एनवायरमेंट को फर्क पड़ता है। समझ पा रहे हैं आप? तो दोनों एक दूसरे पर इंटर रिलेटेड है। अरे आज तो मैं आपसे ये भी कहूंगा, बोल दू बेटा, हमारी अर्थ पे एक भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो अपने एनवायरमेंट से आइसोलेट होके रह जाए। नहीं रह सकता। आपके बीच में से कोई एक बालक उठ के अगर बाहर बैठ जाए कि मैं किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, मैं अकेला बैठा हूं, उसका ये कहना गलत है। वो उस एरिया की ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है। अरे वो अपने एनवायरमेंट के साथ जुड़ा हुआ है कैसे भी हो। ऐसा एक भी नहीं है जो एनवायरमेंट से आइसोलेट होके रह जाए। एनसीईआरटी भी लिखती है कि छोटी से छोटी कम्युनिटी के अंदर इंटरेक्शन होते हैं। हर इंटरेक्शन अपनी आंखों से दिखे जरूरी। पेड़ से पत्ती टूटी बैक्टीरिया खा रहा है, क्या हमें दिख रहा है क्या? लेकिन इंटरेक्शन तो हो रहा है। तो इवन इन अ मिनिमल कम्युनिटी, छोटी से छोटी कम्युनिटी के अंदर इंटरेक्शन होते हैं। हर इंटरेक्शन हम देख पाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो इकोलॉजी की डेफिनेशन, इकोलॉजी क्या है, ये एक थीम, एक इमेज मन में बननी चाहिए कि इकोलॉजी के अंदर आगे चलकर हमें करना क्या है, किस तरह के इंटरेक्शन की बातें हो रही है। ये चीज क्लियर है बेटा दूर दूर तक? चलिए, आज जब आए तो यहां सबसे पहले मैंने ऑर्गेनिज्म लिखा, इस पर मैं चर्चा करता हूं। लेकिन उसके पहले ये भी जान लो कि डायरेक्ट याद रखना है, टर्म इकोलॉजी गिवन बाय हैकेल। फादर रीटर है बेटा, और इंडियन फादर, बिल्कुल बेटा, बाबा रामदेव नहीं है, आर डी मिश्रा, रामदेव मिश्रा। ओहो हो, ये गजब है। तो बेटा यहां आप जब अपने एनसीईआरटी और मॉड्यूल ओपन करते हैं तो सबसे पहले इन्हीं का फोटो दिखता है। एक बार कभी फुर्सत मिले तो इनके बारे में 2 मिनट पढ़ लेना, वहां से क्या लिखा हुआ है, रटना नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना कभी फुर्सत में अकेले में। पढ़ाई तो अकेले में करोगे ना यार। तो ये बीएचयू से थे बेटा, और आज इंडिया में इकोलॉजी जैसा कोई सब्जेक्ट चल रहा है तो इनकी वजह से चल रहा है। हो गया यहां तक, हटा दूं? जल्दी नोट कर लेंगे जो बालक नोट कर रहे हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अपने हाथ से लिख लो तो अच्छा ही रहता है यार। अरे यार आज भावुक कर रहे हो मतलब बच्चे। सब बताएंगे आपको, पहले जो हो रहा है उसे करो बेटा। नहीं बिल्कुल, और ध्यान दीजिए। आज सबसे पहले क्लास में आते ही मैंने बोर्ड पे लिखा ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब इकोलॉजिकल स्टडी की शुरुआत ऑर्गेनिज्म से हो रही है। बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी ऑर्गेनिज्म है। लेकिन आप कहेंगे कि सर इंटरेक्शन तो इसके पहले भी हो रहे हैं। जब एटम एटम से इंटरेक्ट करता है तो मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन से कंपाउंड, और कंपाउंड के इंटरेक्शन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सेल, और सेल के इंटरेक्शन से टिश्यू, इंटरेक्शन से ऑर्गन, इंटरेक्शन से ऑर्गन सिस्टम से। तो इंटरेक्शन तो बहुत पहले से हो रहे हैं, फिर हमने शुरुआत ऑर्गेनिज्म से ही क्यों की? गजब, मैं समझ गया बेटा। हमने शुरुआत वहां से की है जो स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है। फिर आप कहेंगे कि स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट तो सेल है, तो मैं आपसे कहूंगा कि ऑर्गेनिज्म भी यूनिसेलुलर होता है।
तो वहां से शुरुआत कीजिए, जो सबसे छोटी लिविंग यूनिट है बेटा, और वहां से हमने इसकी स्टार्टिंग की है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करता हुआ सबसे छोटी यूनिट कौन दिखती है? आप कह चुके हैं कि ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस है। तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो सबसे पहले रिएक्ट करता हुआ दिखता है वो ऑर्गेनिज्म है। इसलिए बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी किसको कहेंगे? ऑर्गेनिज्म को। ये बात पहुंच पा रही है सब बच्चों तक? जब एक जैसे ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर एरिया में आकर आपस में रिएक्ट करते हैं, एक जैसे सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, उन्हें पॉपुलेशन कहते हैं। जब डिफरेंट पॉपुलेशन एक साथ आकर इंटरेक्ट करती है तो कम्युनिटी बनती है। यही होता है। एक ऑर्डर क्रिएट हो रहा है। अकेला एक है तो ऑर्गेनिज्म, सिमिलर ग्रुप है तो डिफरेंट पॉपुलेशन, और एक ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, इंटरेक्शन का लेवल बढ़ रहा है। इस ऑर्डर को हम इकोलॉजिकल ऑर्डर के नाम से पुकारेंगे। कौन सा ऑर्डर? इस ऑर्डर की शुरुआत, खत्म कहां होगा अभी हम देखेंगे, हम समझेंगे, लेकिन शुरुआत किससे? ऑर्गेनिज्म से ही। क्यों? ये बात समझ में आ रही है? स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है, वहां से शुरुआत हो रही है। स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट तो सेल है, फिर मैंने ऑर्गेनिज्म भी यूनिसेलुलर है, वहां से हम शुरुआत कर रहे हैं बेटा। क्योंकि ऑर्गेनिज्म छोटा भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म बड़ा भी, स्मॉल लार्ज, यूनी मल्टी सेलुलर हो सकता है। तो यहां से शुरुआत करो, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट पहली बार रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है, और वो है ऑर्गेनिज्म। ठीक, डेफिनेशन अपने आप लिख लेनी है आपको इकोलॉजी की। मैंने बोल दिया है 2 बार। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन इन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक एज वेल बायोटिक एंड बायोटिक। तो चलिए नेक्स्ट इकोलॉजिकल ऑर्डर की बातें करते हैं। इकोलॉजिकल ऑर्डर की शुरुआत ऑर्गेनिज्म से है। मान लीजिए ये रहा एक ऑर्गेनिज्म ए, यहां पर है। अब आराम से बोर्ड पे देखते रहिए, समझते जाइए बेटा, फिर एक साथ लिख लेना। ऑर्गेनिज्म जैसा हम सब जानते हैं, अभी अभी हमने कहा कि ये बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी है। हमने अभी अभी कहा कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्डर है। ये स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है बेटा। ये स्मॉल लार्ज यूनी और मल्टी सेलुलर। और जब कई सारे सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एक साथ एक एरिया में आकर इंटरैक्ट करते हैं तो उन्हें किस नाम से पुकारते हैं बेटा? क्या ये सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं? तो फिर मैंने इनको स्पीसीज ना कहकर पॉपुलेशन क्यों कहा? बहुत बढ़िया, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं मन ही मन में। स्पीसीज कहने से एरिया डिफाइन नहीं होता। मैंने आपसे कहा ह्यूमन स्पीसीज, वो इंडियन भी है, ऑस्ट्रेलियन भी है, ब्रिटिश भी है। मैं आपसे कहूं इंडियन पॉपुलेशन, सिर्फ इंडिया वाले हैं, है ना बेटा? अरे आज बातें इकोलॉजी की है,
आज बातें इंटरेक्शन की है, और इंटरेक्शन तभी पॉसिबल है जब एरिया सेम होगा। एनसीईआरटी भी लिखती है कि इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स शुड लिव क्लोजली टुगेदर। लिव क्लोजली का मतलब हर बार फिजिकल अटैचमेंट ही हो जरूरी, जैसे लाइकेन में है ऐसा ही हो जरूरी। अरे लिव क्लोजली का मीनिंग है साथ रहना, एक एरिया में रहना, और इंटरेक्शन के लिए एरिया सेम होना, क्योंकि हमारी इकोलॉजी 1-to-1 इंटरेक्शन को डील करती है। यहां कोई टेलीफोनिक इंटरेक्शन नहीं चलता, कोई नेट चैटिंग नहीं चलती, यहाँ तो 1-to-1 इंटरेक्शन चलता है। और वो तभी पॉसिबल है जब एरिया एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं। फिर स्पीसीज ना कहकर पॉपुलेशन क्यों कहा? जब एक स्पीसीज एक एरिया में रहती है तो क्या बनती है? गजब। शब्दों का मतलब पूरी तरह से क्लियर होना जरूरी है। एक एक टर्म पे फोकस कीजिए क्या कहा जा रहा है, क्योंकि इन्हीं बातों को आगे चल के डिटेल से पढ़ेंगे हम। मैंने आपसे कहा कि इंडियन पॉपुलेशन, ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन, दो पॉपुलेशन का नाम लिया, क्या ये स्पीसीज अलग अलग है? वेरी गुड, स्पीसीज तो एक ही है, बस एरिया, इसलिए पॉपुलेशन। अरे वाह यार, कुछ कर गुजरोगे बेटा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ सही जा रहे हो यार। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक एरिया में एक साथ रह रहे हैं बेटा, ये ध्यान देंगे। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। ए भी रह रहा है, बी भी रह रहा है, सी भी रह रहा है, डी भी रह रहा है। ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन जब एक साथ रहती है तो क्या बनती है? कम्युनिटी। ग्रुप ऑफ डिफरेंट, डिफरेंट शब्द पे ध्यान दीजिए, डिफरेंट पॉपुलेशन या डिफरेंट स्पीसीज जब एक साथ एक एरिया में है तो क्या बनाती है? कम्युनिटी। क्वेश्चन आ रहा है, आंसर सही और सटीक होना चाहिए। क्या कम्युनिटी फॉर्मेशन के लिए प्लांट, एनिमल, माइक्रोब तीनों का साथ होना जरूरी है? डिफरेंट स्पीसीज का होना जरूरी है। वो डिफरेंट स्पीसीज केवल प्लांट की भी हो सकती है, प्लांट कम्युनिटी। डिफरेंट स्पीसीज केवल एनिमल की भी हो सकती है, एनिमल कम्युनिटी। डिफरेंट स्पीसीज केवल माइक्रोब की भी हो सकती है, माइक्रोबियल कम्युनिटी। और तीनों एक साथ, बहुत अच्छी बात, बायोटिक कम्युनिटी। पहुंच पा रहा है बेटा? अगर ऐसा है तो कम्युनिटी फॉर्मेशन के लिए प्लांट, एनिमल, माइक्रोब तीनों ही साथ हो जरूरी। फिर क्या जरूरी है? डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज या डिफरेंट पॉपुलेशन का होना जरूरी है। क्या वो डिफरेंट स्पीसीज केवल प्लांट की भी हो सकती है? अगर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट है तो उसे क्या कहेंगे? प्लांट कम्युनिटी। अगर डिफरेंट स्पीसीज यहां पर बेटा एनिमल की है तो क्या कहोगे? अरे वाह यार, तो यहां जल्दी घुल मिल जाते हो आप लोग। बहुत बढ़िया, अच्छा नेचर है बेटा। यहां अगर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ माइक्रोब है तो क्या कहोगे? माइक्रोबियल कम्युनिटी। लेकिन अभी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को, अभी उतना टोन नहीं आ पा रहा। तो यहां तीनों एक साथ बायोटिक कम्युनिटी। कुछ बच्चे बेसुरे हैं थोड़े, उनको ध्यान देना। तो प्लांट, एनिमल, माइक्रोब एक साथ होते हैं तो बायोटिक कम्युनिटी के नाम से पुकारते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। हर बार प्लांट, एनिमल, माइक्रोब हो तभी कम्युनिटी बने ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन अब काम की बात सुनेंगे। जब भी क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा है
कि एक कम्युनिटी है, हमारे लिए प्लांट एनिमल माइक्रोब तीनों है, क्योंकि हम पहले अच्छा सोचते हैं। एग्जामिनर को कुछ और पूछना है, वो हमसे कुछ और जानना चाहता है, लिख के दे। बिना लिखे हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हम पहले अच्छा ही सोचते हैं। तो हमारे लिए तो प्लांट एनिमल माइक्रोब तीनों ही होगा। एक समान नहीं बेटा, वैसे बहते नहीं बेटा भावनाओं में, थोड़ा संभल के बेटा, संभल के। ये तो बालक बह रहा है यार, ये थोड़ा कुछ खाओ पियो, वजन बढ़ाओ ताकि टिके रहो। तो आपके लिए तो क्वेश्चन में जब तक कुछ स्पेसिफिक मेंशन ना हो जाए, तब तक आपके लिए प्लांट एनिमल माइक्रोब तीनों ही होगा। एग्जामिनर अगर जानना चाहता है तो स्पेशल मेंशन करके देगा कि डिफरेंट स्पीसीज प्लांट की है, तो फिर कह देंगे प्लांट कम्युनिटी। डिफरेंट स्पीसीज माइक्रोब की है तो माइक्रोबियल कम्युनिटी। लेकिन जब तक कुछ नहीं कहा हमारे लिए, तो बायोटिक कम्युनिटी होगा। ये बात पहुंच गई बेटा अच्छे से? तो यहाँ क्वेश्चन की डीलिंग समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बातें तो बुक्स में भी लिखी है, बातें मॉड्यूल में भी लिखी है, वो आप घर पे भी पढ़ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन कैसे करना है वो हम समझाएंगे। बेटा यहाँ याद रखें, आपकी डीलिंग यही होनी चाहिए कि जब कम्युनिटी लिखा जाए तो आपको वो तीनों ही मान के चलना है, जब तक स्पेसिफिक ना कह दिया जाए। ठीक, अब तक मैंने 3 स्टेप कवर किए और तीनों स्टेप में अभी तक सिर्फ बायोटिक है। एबायोटिक अभी अभी आएगा, लेकिन जल्दी बताओ, अकेला एक है तो क्या कहा? सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, डिफरेंट पॉपुलेशन। लेकिन अब आगे चले, पहली बार यहाँ आप बच्चे देख सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में बायोटिक और एबायोटिक इंटरेक्शन है तो उसे किस नाम से पुकारेंगे? इकोसिस्टम कहते हैं। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए एक मिनट। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन को आप इकोसिस्टम के नाम से पुकारते हैं। बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन को इकोसिस्टम कहते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि सारे बायोटिक प्लांट एनिमल माइक्रोब, सारे एबायोटिक लाइट टेम्परेचर सॉइल वाटर एयर होना ही चाहिए। एक बायोटिक एक एबायोटिक है तब भी इकोसिस्टम है। एक बायोटिक एक एबायोटिक होगा तब भी इकोसिस्टम है। और सारे सारे हो, अच्छी बात, अच्छा इकोसिस्टम है। पानी की एक बूंद, ड्रॉप ऑफ वाटर, मैं डिस्टिल वाटर की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल टैप वाटर, क्या उसके अंदर बैक्टीरिया है? बायोटिक है। पानी है, एबायोटिक है। अगर बायोटिक एबायोटिक है तो इकोसिस्टम है। अरे पानी की एक बूंद भी एक इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि वहां भी बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन हो रहा है। बूंद कब तक रहती है, नहीं रहती है, स्टेबल है कि नहीं हो बाद में सोचेंगे, लेकिन जब तक बूंद है तब तक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन को कहा है। सारे सारे हो जरूरी, लेकिन अगर मैं आपको क्वेश्चन में लिख के दूंगा कि एक इकोसिस्टम है, आप एक बायोटिक एक एबायोटिक वाला सोचोगे? आप पहले सारे बायोटिक और सारे एबायोटिक वाला। बिल्कुल बेटा, अच्छा सोचना है। चलिए तो आपको लिए चलते हैं एक पॉन्ड में, थोड़ा और अच्छे से समझे बेटा। आ जाओ, पहुंच गए। ये रहा एक तालाब। जल्दी बताइए, इस पॉन्ड का एनवायरमेंट किन दो चीजों से मिलके बनेगा? बायोटिक और, बहुत बढ़िया। बायोटिक के अंदर क्या यहाँ प्लांट एनिमल माइक्रोब है? ओहो, प्लांट एनिमल माइक्रोब। और एबायोटिक के अंदर क्या मैं लाइट टेम्परेचर सॉइल वाटर एयर लिख दूं? क्या यहाँ सॉइल है, वाटर, एयर? अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रहा है, पहुंचे तभी हाँ भरना।
पॉन्ड में प्लांट एनिमल माइक्रोब बायोटिक कम्युनिटी है, और पॉन्ड के प्लांट एनिमल माइक्रोब, पॉन्ड में बायोटिक ए बायोटिक इंटरेक्शन पॉन्ड इकोसिस्टम है। पॉन्ड इकोसिस्टम, थोड़ा निकल के बाहर आओ, ग्रास उगी हुई है, इधर आओ, एक छोटा फॉरेस्ट भी है बेटा, ये मशरूम नहीं फॉरेस्ट है। मैंने आपको ग्रासलैंड में जाके पूछा कि यहाँ के बायोटिक कौन है, आप सब बच्चों ने कहा कि यहाँ के बायोटिक में तो प्लांट एनिमल। मैंने आपसे पूछा कि यहाँ के एबायोटिक कौन कौन है, लाइट टेम्परेचर सॉइल वाटर, ऐसे लिख दे बेटा। मैंने फॉरेस्ट में आके भी पूछा कि यहाँ के बायोटिक कौन है, आपने कहा। मैंने पूछा ए बायोटिक कौन, आपने फिर कहा लाइट टेम्परेचर सॉइल वाटर एयर, यही है। अरे दूर दूर तक के बच्चे ध्यान दीजिए इधर बेटा, आप यहां भी लिखा मैंने, यहां भी लिखा प्लांट, यहां भी मैंने लिखा, यहां भी लिखा, तीनों जगह शब्द, तीनों जगह टर्म एक ही है प्लांट, लेकिन क्या तीनों जगह का प्लांट एक जैसा? यहाँ फाइटोप्लैंक्टन है, यहाँ ट्री है, वहां ग्रास है, प्लांट कह देने से क्या एक हो गया क्या? ओहो, तीनों जगह का प्लांट अगर अलग अलग है तो तीनों जगह का बायोटिक अलग अलग है, क्योंकि प्लांट अलग है तो कंफर्म है कि एनिमल भी अलग है। एनिमल वैसा होता है जैसा प्लांट है, ग्रास उगती है तो खाने रैबिट डियर काऊ आता है, ट्री उगता है तो घोंसला बनाने चिड़िया भी आती है, फाइटोप्लैंक्टन है तो खाने जू प्लैंक्टन भी आता है। जू प्लैंक्टन जानते हो? छोटे एनिमल जो फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं क्या कहलाते हैं? जू प्लैंक्टन कहलाते हैं। इसका मतलब एनिमल का आना किस पे डिपेंड करेगा? प्लांट पे। कंफर्म है बेटा? एक बात नोट की आपने, यहाँ में आप करो बेटा, यहाँ फाइटोप्लैंक्टन है क्योंकि पानी ज्यादा है, अगर पानी सूख गया तो क्या फाइटोप्लैंक्टन रह पाएगा? ओहो हो, प्लांट का आना एबायोटिक पे डिपेंड करता है। इसका मतलब किसी भी नए एरिया का डेवलपमेंट देखें तो पहले बायोटिक देखें कि एबायोटिक, जैसा एबायोटिक वैसा बायोटिक पे सबसे पहले प्लांट, और जैसा प्लांट वैसा माइक्रोब अपने आप आ जाएगा। अरे पहुंच पा रहा कि नहीं यार? पहुंच रहा है बेटा? नए एरिया का डेवलपमेंट देखें, सबसे पहले क्या देखा? एबायोटिक, क्योंकि चट्टान है तो लाइकेन उगेगा, सैंड है तो कैक्टस उगेगा, पानी है तो फाइटोप्लैंक्टन रहेगा। जैसा एबायोटिक वैसा बायोटिक में सबसे पहले, जैसा प्लांट वैसा माइक्रोब, ये भी साथ में बोलना है, वैसा माइक्रोब अपने आप आ जाएगा। क्या प्लांट और एनिमल का टाइप बदलने से माइक्रोब का भी बदलेगा? क्योंकि पहले एल्गी आई जिसके पास टिश्यू सिस्टम ही नहीं है, ब्रायोफाइटा में पैरेन्काइमा ही है, टेरिडोफाइटा, जिम्नो एंजियोस्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा भी आए हैं। अरे टिश्यू का टाइप बदलेगा तो क्या उन सबको खाने वाले माइक्रोब एक जैसे होंगे? आप जानते हो बेटा नर्चर से कि हर बात का बैक्टीरिया अलग है, दही बनाने वाला अलग है तो एंटीबायोटिक वाला अलग है, तो बीमारी वाला अलग है, तो डिकम्पोजिशन वाला, हर बात का बैक्टीरिया अलग है। तो क्या माइक्रोब के टाइप भी साथ में बदलते जाएंगे? तो नए एरिया का डेवलपमेंट में पहले क्या देखा? जैसा एबायोटिक वैसा, बायोटिक में सबसे पहले जैसा प्लांट वैसा, वैसा माइक्रोब अपने आप आ जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पहुंचना चाहिए, इधर ही फोकस कीजिए। क्या यहाँ का बायोटिक ए बायोटिक यहाँ से अलग है? क्या यहाँ का बायोटिक ए बायोटिक यहाँ से अलग है? इसका मतलब एक इकोसिस्टम का बायोटिक ए बायोटिक स्पेसिफिक है। जैसे ही बायोटिक ए बायोटिक का टाइप बदलेगा, इकोसिस्टम का टाइप भी बदल जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूं कि एक इकोसिस्टम, दूसरा और ये तीसरा, और एक के बाद दूसरा इकोसिस्टम कैसे आ गया?
बायोटिक है, बायोटिक बदल गया, दूसरे के बाद तीसरा कैसे आ गया, बायोटिक है, बायोटिक बदल गया, ए बायोटिक बदला था, बायोटिक अपने आप बदल गया। पहुंच रहा है बेटा? अगर ऐसा है तो यहां समझ जाइए कि इकोसिस्टम का टाइप अलग अलग है, जब बायोटिक एबायोटिक अलग अलग है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, हमारी अर्थ पे एक भी इकोसिस्टम ऐसा नहीं है जिसकी एग्जैक्ट फिक्स बाउंड्री हो ही नहीं सकता। ऐसे थोड़ी होता है कि फॉरेस्ट खत्म हो गया पॉन्ड शुरू होगा, चलो भाई दीवार खींचो, इधर फॉरेस्ट तू ही रहेगा उधर पॉन्ड तू ही रहेगा, ऐसे थोड़े ना होता है यार। जहां एक खत्म दूसरा शुरू होता है, उनका कुछ एरिया आपस में ओवरलैप करता है। ये इमेज बन पा रही कि नहीं? जहां फॉरेस्ट खत्म पॉन्ड शुरू होगा, क्या कुछ एरिया ऐसा होगा जो आपस में ओवरलैप्ड होगा? जहां पॉन्ड खत्म ग्रासलैंड शुरू होगा, क्या कुछ एरिया आपस में ओवरलैप्ड होगा? अरे जो ओवरलैप्ड एरिया होता है उसे आप इकोटोन के नाम से पुकारते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इकोटोन किसे कहते हैं? ओवरलैप्ड ट्रांजिशन जोन इन बिटवीन टू इकोसिस्टम। ओवरलैप्ड ट्रांजिशन जोन इन बिटवीन टू इकोसिस्टम इकोटोन कहलाता है। ट्रांजिशन जोन या ओवरलैपिंग जोन है। इन बिटवीन टू इकोसिस्टम, वही इकोटोन के नाम से पुकारा जाएगा। अभी देखते जाइए, रुको बेटा, अभी बहुत बातें होनी बाकी हैं। पहले समझ लो यार, बात समझ में आनी चाहिए, तो चेप लेंगे कोई दिक्कत नहीं। सुनो, इकोटोन क्लियर है? ट्रांजिशन जोन, ओवरलैपिंग जोन, इन बिटवीन टू इकोसिस्टम। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया बेटा, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट आ रहा है, ध्यान दो। क्या इकोटोन की डाइवर्सिटी कम या ज्यादा? क्यों ज्यादा? इधर वाले भी हैं, और जब दोनों साथ हैं तो वैरायटी, डाइवर्सिटी। पहुंच रहा है बेटा? ध्यान से। क्या ग्रासलैंड खत्म हो रहा है, पॉन्ड शुरू हो रहा है? तो जहां ग्रासलैंड खत्म हो रहा है, मैं ऐसा कह दूं तो क्या क्लियर होगा कि ग्रासलैंड खत्म हो रहा है, वहां ग्रासलैंड की बाउंड्री आ रही है, बाउंड्री ओवरलैप्ड है एक दूसरे में। तो एक तरह से देखा जाए तो इसकी बाउंड्री इसके साथ और इसकी बाउंड्री इसके साथ ओवरलैप्ड है। एग्जैक्ट फिक्स तो नहीं होता, लेकिन कहने को तो यही कहा जाएगा कि इस इकोसिस्टम की बाउंड्री यहां जा रही है ओवरलैप्ड, इस इकोसिस्टम की बाउंड्री यहां जा रही है इसके साथ ओवरलैप। क्या बाउंड्री को किनारा कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या किनारे को इंग्लिश में एज कहते हैं? ईडीजी। जो स्पीसीज इकोटोन में है, क्या उसे मैं एज स्पीसीज कह दूं? एज स्पीसीज किसे कहते हैं? जो इकोटोन में रहती है वो एज स्पीसीज क्यों कहलाती है? बाउंड्री पे रहती है, बाउंड्री बोले तो किनारा, और जो किनारे पे रहेगी वही एज स्पीसीज है। क्या किनारे पे डाइवर्सिटी ज्यादा है? कंपटीशन, तो हाई कंपटीशन हाई डाइवर्सिटी को टॉलरेट करके रहती है। इस इफेक्ट को एज इफेक्ट के नाम से भी पुकारते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एज का मीनिंग समझ में आ रहा है? अगर आपसे कोई पूछे कि एज स्पीसीज कौन सी बताओ, जो इकोटोन में रहती है, और यहाँ हाई डाइवर्सिटी हाई कंपटीशन को टॉलरेट करने वाला इफेक्ट क्या कहलाता? एज इफेक्ट। ये दोनों शब्द समझ में आ रहे हैं बेटा आपको? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रहा है, समझ में आए तभी हाँ भरना। इकोटोन भी एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या है?
क्या वो इकोटोन में भी हो रहा है? तो जहां जहां हो रहा है वो इकोसिस्टम है यार। इकोटोन भी एक, और वो कौन सा इकोसिस्टम है जो ओवरलैप्ड है दो अलग अलग के बीच में, तभी तो उसका नया नाम क्या दिया आपने। कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा भाई? पक्की बात है? यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है और इकोसिस्टम छोटा, कितना छोटा? पानी की बूंद, नैनो इकोसिस्टम। बड़ा, बहुत बड़ा, ओशियन जितने बड़े। जब इकोसिस्टम बड़ा हो जाता है तो उसे आप बायोम कहते हैं। क्या कहते बेटा? बड़ा है ना तो थोड़ा ऐसे बोलना पड़ता है, बायोम। अरे बायोम एक सिंगल लार्ज इकोसिस्टम है या ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम? चुप हो जाओ, सिंगल लार्ज इकोसिस्टम है। बायोम सिंगल लार्ज इकोसिस्टम को कहा जाता है। जैसे पॉन्ड एक इकोसिस्टम है तो ओशियन बायोम। फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम। डेजर्ट जितने बड़े भी बायोम। थार सहारा। बायोम और इकोसिस्टम की बात क्लियर हो रही है क्या? अगर मैंने आपसे कहा कि सिंगल लार्ज इकोसिस्टम तो क्या कहोगे? पक्की बात है? एरिया बड़ा हो गया। एरिया माइनर वेरिएशन आ सकते हैं। बायोलॉजी है यार। एरिया बड़ा हो गया, माइनर वेरिएशन। क्योंकि यहां तो मैंने आपसे कह दिया था कि बायोटिक है, बायोटिक स्पेसिफिक है। लेकिन अब एरिया बड़ा हो गया तो मेजर एक जैसा रहेगा, लेकिन माइनर वेरिएशन आ सकते हैं। अब माइनर वेरिएशन का क्या मतलब है, आओ एग्जांपल से समझते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। पहले बायोम का मतलब तो समझ में आ रहा है। मैं यहां समझाता हूं बेटा, यहाँ जगह है हमारे पास। बायोम के बारे में इकोसिस्टम के नीचे समझा रहा हूं, लेकिन याद रखना बायोम के बारे में। ऑनलाइन वालों याद रखो बेटा, बायोम के बारे में। यहाँ मान लीजिए यहां से यहां तक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। मैं यहाँ TRF लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है नोटबुक में जब आप लिखेंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आप कहें सर आपको कैसे पता लग गया कि यहां से यहां तक है? अरे हमने देखा यार कि हमारे इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में दो तरह के ट्रीज हैं, होपिया और डिप्टेरोकार्पस। सब बच्चे नाम बोलेंगे। दोनों नाम अलग अलग हैं, दो ट्री अलग अलग स्पीसीज है बेटा। ये मत कहना कि ये जीनस और ये स्पीसीज। दोनों जीनस के ही नाम है, होपिया, और यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो जहां जहां तक होपिया डिप्टेरोकार्पस होगा, क्या वहां वहां तक का इकोसिस्टम एक होगा? बड़े एरिया में होगा तो बायोम। पहुंच गया? लेकिन हो सकता है कि यहां बीच में से एक रिवर निकल के जा रही हो। क्या ये रिवर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है? हाँ, माइनर वेरिएशन है। एरिया बड़ा हो गया, अब उसके बीच में माइनर वेरिएशन आ सकते हैं, लेकिन मेजर तो एक जैसा ही रहेगा। मेजर एक जैसा ही रहेगा, माइनर वेरिएशन आ सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एरिया बड़ा हो। एनसीईआरटी भी लिखती है कि बायोम के अंदर रीजनल और लोकल वेरिएशन होते हैं। क्या लिखा? मतलब समझ में आ रहा है? लोकल रीजनल वेरिएशन। बड़े एरिया में कोई पॉन्ड, कोई लेक हो सकती है, बड़े ओशियन में आइलैंड हो सकते हैं। ये वहां के वेरिएशन है जो बीच में आए हैं क्योंकि एरिया बड़ा, लेकिन मेजर एक जैसा ही रहेगा। मेजर एक जैसा ही रहे, माइनर चेंज आ सकता है। अब तक की टर्मिनोलॉजी में कोई दिक्कत हो तो बताओ। पक्की बात है? अकेला एक है तो क्या कहा? सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, डिफरेंट पॉपुलेशन। बायोटिक है, बायोटिक।
बड़ा इकोसिस्टम। कंपैरिजन नेचुरली यार, पॉन्ड से बड़ा ओशियन होता है, ये तो कह रहा हूं मैं। अर्थ, अरे बेटा यार, अर्थ से कंपेयर सीधा ही प्लेनेट टू प्लेनेट, जहां लिविंग है स्टडी वही है, मैं पहले कह चुका हूं आपसे। कंपैरिजन उसका करो जिसपे बड़ा छोटा देख पाओ, वहां देख पाओ जहां लिविंग रह रहे हैं। प्लेनेट टू प्लेनेट मत जाओ बेटा। हाँ बिल्कुल बेटा बोला। एनिमल, हाँ बिल्कुल है। हाँ 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 हाँ, मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो। एनिमल और प्लांट है ओशन में, ठीक है। एनिमल और वाटर का इंटरेक्शन, अरे रे 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 रे, बिना प्लांट के एनिमल रह लेगा? पहला इंटरेक्शन तो प्लांट से है, पानी पी पी के थोड़ी रहेगा। पहले हर्बीओर प्लांट को खा रहे होंगे और कार्निवोर हर्बीओर को खा रहे होंगे, तभी रह पाएगा। हम्म, हाँ हाँ। काय के लिए दो हो गए? एक इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक में तीन चीजें लिखी है मैंने, बार बार कह रहा हूं। एक इकोसिस्टम के बायोटिक में प्लांट भी, एनिमल भी है, माइक्रोब भी है, तब एक इकोसिस्टम बन रहा है। अच्छा, ठीक है बेटा। ठीक, और अब हम ऐसी जगह पे आ गए, फाइनल टर्म देख लो फिर नोट कर लेना। अब ऐसी जगह पर आ गए हैं जहां पर सारे बायोम, सारे इकोसिस्टम, पूरी अर्थ बायोस्फीयर के नाम से पुकारी जाएगी। जरा शब्द बोलना, क्या लिखा, क्या कहा? बायो, बायो, फोकस कीजिए, बायो। मैं बार बार कह रहा हूं, जहां लिविंग है वही स्टडी होगी बस। स्फीयर मतलब प्लेस जहां रह रहे हैं, कौन? लिविंग, बायोस्फीयर। तो हमारी अर्थ के जिस भी कोने में जहां कहीं भी लिविंग रहता है, उन सबको कंबाइंडली हम किस नाम से पुकारते हैं? चाहे लिविंग हवा में हो, एटमॉस्फेयर, चाहे पानी में हो, जमीन पे हो, सबको मिला के बनता है। सही है। कंप्लीट अर्थ, सारे इकोसिस्टम, सारे बायोम, सारे इकोसिस्टम, सारे बायोम। अब थोड़ा दिमाग पे जोर लगाना भाई। क्या बायोस्फीयर भी एक इकोसिस्टम है? बायोटिक है, बायोटिक, लेकिन एक नॉर्मल इकोसिस्टम से इसकी साइज, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब इकोलॉजिकल ऑर्डर में जब आगे की तरफ जाएंगे तो साइज कम की ज्यादा, कॉम्प्लेक्सिटी कम की ज्यादा। गजब। लेकिन अब ध्यान से सुन लेना, एग्जाम में अगर लिखा हुआ आता है कि एक इकोसिस्टम है, आपके लिए कौन सा है? ये वाला। अच्छा सोचते हैं। अगर उसे कुछ और सोचवाना है, मतलब सोचने के लिए कहना है, लिख के देगा। अगर उसने लिखा लार्ज इकोसिस्टम, ग्लोबल इकोसिस्टम, क्या लिखेगा समझ रहे हो ना? जब लार्ज लिख देता है तो ग्लोबल लिख देता है, तो ये भी एक इकोसिस्टम है बेटा, याद रखो। लेकिन यहाँ ये ग्लोबल इकोसिस्टम के नाम से पुकारा जाएगा। और जब कभी भी हम एग्जाम में कहा जाए एक इकोसिस्टम हमारे लिए कौन सा है, जे वाला इकोसिस्टम, लार्ज बायो और ग्लोबल बायोस्फीयर। यहां तक कोई दिक्कत? तो एग्जाम की लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। पहला, अगर कोई भी इकोसिस्टम टर्म लिखी है तो आपके लिए यही है। अगर उसने कहना ही है तो लार्ज इकोसिस्टम कहेगा, तो वो बायोम होगा। और उससे आगे कहेगा तो बायोस्फीयर, ग्लोबल इकोसिस्टम है। एक और टर्म मैं बीच में लिखूंगा, और वो है लैंडस्केप।
अलग से लिखा है मैंने, देखो कैसे एरो लगा के लिखा है अलग से। जैसे ही ऐसे लिखा तुरंत मन में आ गया ये लैंडस्केप होता क्या है, अलग से क्यों लिख दिया, उसी ऑर्डर में क्यों नहीं लिखा, मामला क्या है, देखते हैं अभी चेपे हैं। हाँ बेटा लिख लो जल्दी तुरंत, घातक स्पीड के साथ। टॉलरेट का मीनिंग सहन करना, बर्दाश्त करना होता है बेटा, सिंपल है। ऑनलाइन वाले बच्चे फोन साइज सही चल रहा है, दिख पा रहा है बेटा आपको? बहुत अच्छी बात है। बातें नहीं बेटा। तो आप सब तो वही हैं जो 8 क्लास से एलन में है? नहीं है? 9 से? अच्छा 6 क्लास से है? अरे यार ये तो अच्छा 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 बेटा, ओहो बहुत बढ़िया। ये कब से है एलन में? 5th से ही चल रहा है कि? अच्छा। हाँ बेटा आप? 7th 8th से? हो गया, आगे चले? जल्दी बेटा जल्दी, लिखेंगे आप तुरंत। इकोसिस्टम और इकोलॉजी में क्या डिफरेंस है? बहुत बढ़िया, इकोसिस्टम की स्टडी ही इकोलॉजी है, क्योंकि इकोसिस्टम में भी बायोटिक 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 ए बायोटिक इंटरेक्शन है, उनकी स्टडी करो, वही इकोलॉजी है। हम जब बोर्ड पे पढ़ रहे हैं और जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो दोनों की सीक्वेंस वेरी करेगी। मॉड्यूल की सीक्वेंस एनसीईआरटी की सीक्वेंस एक जैसी नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं। मैं आपको मॉड्यूल की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, लेकिन जो जो पेज एनसीईआरटी का आएगा मैं खुद आपसे बोलूंगा कि बेटा आज ये वाला पेज हमने पढ़ा है, तो उसी दिन आप घर जाके उसे पढ़ेंगे। लेकिन एक भी टर्म एनसीईआरटी की नहीं बचना चाहिए, कुछ भी हो जाए। लैंडस्केप किसे कहते हैं?
बिल्कुल बेटा। वैसे तो छोटी क्लासेस में आप बच्चों ने कहा है कि लैंडस्केप एक नेचुरल साइट को कहा जाता है, लेकिन आज इकोलॉजी के हिसाब से अगर देखें तो लैंडस्केप का मीनिंग है ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम surrounded by natural boundary. Group of different ecosystems surrounded by natural boundary लैंडस्केप कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एरिया है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है, बड़े बड़े माउंटेन है। ये देखो बेटा, ये कोई सन नहीं है, ऐसा मानिए आप इस एरिया को ऊपर से देख रहे हैं, पहाड़ों से घिरा हुआ एरिया, बीचों बीच एक झील, लेक, इसके पास ग्रास उगी हुई है। थोड़ा इधर आओ, एक छोटा फॉरेस्ट भी है। यहां सैंड भी पड़ी हुई है और इधर थोड़ा कीचड़ मतलब मार्शलैंड भी है बेटा। कोई बालक मेरे से नहीं कहेगा कि एरिया कहां है। ये एक एग्जाम्पल है बस, जिसमें समझाया जा रहा है कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, सैंड इकोसिस्टम, मार्शलैंड इकोसिस्टम सराउंडेड बाय नेचुरल बाउंड्री क्या कहलाता है? अब आप कहेंगे कि सर माउंटेन भी तो एक इकोसिस्टम है, उसे बाउंड्री क्यों कह रहे हो? अरे वो ऐसा इकोसिस्टम है जिसने इस एरिया को पास वाले एरिया से ज्योग्राफिकल सेपरेट किया है, और जो ज्योग्राफिकल सेपरेशन क्रिएट कर दे वही बाउंड्री है। हर बार वो कोई बड़ा पहाड़ हो जरूरी, बड़ा ओशन भी हो सकता है, वो भी ज्योग्राफिकल सेपरेट कर देता है। आप कहें कि सर कोई रियल एग्जांपल, ज्यादा दूर क्यों जाते हैं? अपने इंडिया को देखो यार, नॉर्थ ईस्ट हिमालय, साउथ में ओशियन, नेचुरल बाउंड्री, और क्या नहीं है अपने पास? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है, डेसिडुअस भी है, कॉनिफर भी है, स्नो भी है, डेजर्ट भी है, वेटलैंड मतलब मार्शलैंड भी है। अरे गजब का डाइवर्स लैंडस्केप है इंडिया, है बेटा। तो यहाँ ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम सराउंडेड बाय नेचुरल बाउंड्री क्या कहलाता है? राइट? बाउंड्री किसको कहते हैं? ज्योग्राफिकल सेपरेशन क्रिएट करते हैं। हाँ हाँ करने से कम नहीं चलेगा, मैं दोबारा पूछूंगा आप किसी से भी, ये याद रख लेना। यहां पर अब आपकी बारी आती है और यहां मुझे बताएंगे बच्चे, हम लैंडस्केप और बायोम को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहला कंपैरिजन कॉम्प्लेक्सिटी का हो रहा है। बताओ कॉम्प्लेक्सिटी में लैंडस्केप ज्यादा कि बायोम? लैंडस्केप। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है? वैरायटी। और वैरायटी किसकी ज्यादा है? डिफरेंट इकोसिस्टम। वो तो सिंगल लार्ज विद माइनर वेरिएशन है यार। डिफरेंट इकोसिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा और यहां की कम। सही है। आओ अब यहां कंपैरिजन करते हैं साइज में, और साइज की बात करें तो जनरली बायोम बड़ा और लैंडस्केप छोटा। मैंने जब इंडिया को लैंडस्केप कहा तो कुछ बच्चों के मन में आ रहा है
कि लैंडस्केप बड़ा होना चाहिए क्योंकि पूरा इंडिया लैंडस्केप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं उन बच्चों को एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि उनको ये चीज क्लियर हो जाए। हमारी अर्थ के 14% एरिया पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था, अब 6% बचा है। काट दिया यार, 6% तो है ना, अभी है। हमारा इंडिया टोटल अर्थ एरिया का 2.4% है। रेन फॉरेस्ट बड़ा कि इंडिया? रेन फॉरेस्ट पहुंच रहा है कि नहीं? समझ जाइए, बायोम जनरली बड़ा है और लैंडस्केप छोटा है। जनरली कुछ केस हो सकते हैं एक्सेप्शनल ऐसे जहां पर कि बायोम छोटा हो जाए, क्योंकि हर बायोम बड़ा ही हो ऐसा जरूरी, इतना ही बड़ा हो, वो बड़ा तो होगा बायोम कह दिया, लेकिन इतना ही बड़ा हो ऐसा जरूरी नहीं है। और पीछे वालों ठीक चल रहा है मामला? यार ये गजब मामला है। पानी की एक बूंद है, क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने, पानी की एक बूंद को एक इकोसिस्टम हमने कहा और उस बूंद को बाल्टी में पटक दिया, तो क्या बाल्टी बायोम है? नहीं बेटा, मैंने पॉन्ड को ही इकोसिस्टम कहा है, तो बाल्टी को बायोम कैसे कह दूं? समझ रहे बेटा? पॉन्ड लेक जितने तक इकोसिस्टम ही टर्म यूज हो रही है, रिवर भी इकोसिस्टम ही है। अरे जब बहुत बड़ा अर्थ पे वो देखो जो सबसे बड़ा है उससे कंपेयर करो यार, बाल्टी से नहीं बेटा। नहीं कोई बात नहीं, मन में कोई क्वेश्चन आए पूछना चाहिए, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। हो सकता है यार किसी भी तरह का हमारा मन पूछ सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? यस, वो अभी वही कर रहा हूं मैं, वही बता रहा हूं, यही समझा रहा हूं मैं आपको कि अगर लैंडस्केप को बायोम से कंपेयर करूं तो कॉम्प्लेक्सिटी और साइज का कंपैरिजन समझ में आ रहा है। अब बोर्ड पे देखें बेटा, आप जब आप इस ऑर्डर में आगे जा रहे थे तो साइज को ज्यादा और कॉम्प्लेक्सिटी को ज्यादा होना चाहिए। अगर बायोम से मैं लैंडस्केप को साइज में देखूं तो पहले और कॉम्प्लेक्सिटी में देखूं तो बाद में रखूंगा, और दोनों में देखूं तो इस तरह से नहीं रख पाऊंगा, इसीलिए तो अलग से रखा है। ये पहुंचा? अगर दोनों, या तो कोई एक क्राइटेरिया बना लो कि सिर्फ साइज ही बनाना है तो उस हिसाब से रख दो, या सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी रखना है तो उस हिसाब से रख दो, लेकिन दोनों को एक साथ क्राइटेरिया लेके चलोगे तो फिर उसको उस ऑर्डर में नहीं रख पाओगे बेटा। तभी तो हमने उसको अलग से रखा है। मैंने इसको इकोलॉजिकल ऑर्डर का पार्ट नहीं बताया है, इसको अलग से रखा है। और अलग से क्यों रखा, बात समझ में आ रही है आपको? अगर आज आपसे कह दिया जाए इकोसिस्टम इज अ यूनिट ऑफ लैंडस्केप, तो क्या सब बच्चे एग्री हैं? कई सारे इकोसिस्टम मिलकर लैंडस्केप बनता है, तो एक इकोसिस्टम एक यूनिटी तो हुआ यार। देखो साथ में, इकोसिस्टम इज अ यूनिट। अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलता है तो कोई गलत नहीं है। तो अब इकोलॉजिकल ऑर्डर यही डिटेल से पढ़ा जाएगा। पहले ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोम। जब मैं बायोम तक पढ़ा दूंगा, बायोस्फीयर अपने आप ही हो गया। अरे क्योंकि जब बायोम तक आ गया तो बायोस्फीयर में और क्या होता है, सारे बायोम और सारे इकोसिस्टम मिलके ही तो बायोस्फीयर बनता है। तो आज की जितनी भी टर्मिनोलॉजी बताई ये सब बच्चों को क्लियर होना चाहिए बेटा अच्छे से। यही सब डिटेल में आने वाला है आगे चलकर, यही अपनी इकोलॉजी है। तो आओ एक एक करके देखें, लेकिन उसके पहले मॉड्यूल की सीक्वेंस के हिसाब से ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी देखते हैं। दो ब्रांचेस है इकोलॉजी की, ऑटिकोलॉजी, सिन इकोलॉजी।
ऑटिकोलॉजी और सिनिकोलॉजी। ये इस बेसिस पे कहा है, बच्चे ध्यान दीजिए पहले बोर्ड पे, ये इस बेसिस पे कहा है कि अगर आप एक इंडिविजुअल या एक स्पीसीज का ही उसके एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन स्टडी करते हो, एक इंडिविजुअल या एक स्पीसीज का ही एनवायरमेंट के साथ स्टडी कर रहे हैं इंटरेक्शन, तो उसे कहां रखेंगे? लेकिन आपकी स्टडी का क्राइटेरिया ग्रुप ऑफ स्पीसीज अगर हो गया, ग्रुप ऑफ स्पीसीज का एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन देखेंगे तो किस में रखेंगे? मैं एग्जांपल बोलता हूं, आप बच्चे बोलेंगे कि ऑटेकोलॉजी है कि सिनिकोलॉजी है। तैयार है? इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन ह्यूमंस, ऑटेकोलॉजी। ह्यूमन की 2-4 स्पीसीज है, क्या अर्थ पे? ह्यूमंस कह दिया, इसका मतलब सिन हो गया क्या? ह्यूमंस तो मैं जानबूझ के बोल रहा हूं कि आप सिन बोले। एक स्पीसीज है अर्थ पे, ऑटेकोलॉजी। इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, समझ रहे हैं आप? अरे जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो इम्पैक्ट सब पे हो रहा है, लेकिन आपने बेस बनाया केवल एक स्पीसीज को कि यार इस पे क्या फर्क पड़ा, तो आपने किस में डील किया? जब मैं एक इकोसिस्टम को पढ़ता हूं तो ऑटेकोलॉजी पढ़ता हूं कि सिनिकोलॉजी? सिनिकोलॉजी, क्योंकि कम्युनिटी पढ़ते हैं। ये बात पहुंची नहीं पहुंची? बेटा जब एक इकोसिस्टम की स्टडी करते हो तो एक स्पीसीज को पढ़ते हो कि कम्युनिटी को? और कम्युनिटी पे अगर इंटरेक्शन देखा है तो ऑटेकोलॉजी में देखा है कि सिनिकोलॉजी में? यही तो कह रहे हैं, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज को अगर आपने देखा है तो आपने सिनिकोलॉजी को देखा है बेटा। तो यहां यूनिट ऑफ स्टडी एक स्पीसीज है। अगर कभी आपको ऐसा लिखा मिल जाता है स्पीसीज इकोलॉजी, तो कह देना ऑटेकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी, ऑटेकोलॉजी। इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल। अरे ये शब्द समझ में आ रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर? जब आप एक स्पीसीज का उसके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन, आपका स्टडी का क्राइटेरिया या बेसिस एक स्पीसीज है या एक इंडिविजुअल है, तो वो ऑटेकोलॉजी होगा। यहां की यूनिट ऑफ स्टडी कम्युनिटी है। तो अगर कभी आपको कम्युनिटी इकोलॉजी शब्द लिखा मिलता है तो उसे सिन इकोलॉजी में डील करेंगे। यहां वही एग्जाम्पल मेंशन कर लीजिए जो अभी अभी मैंने बोला, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, आराम से, ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन ह्यूमन। पानी की बूंद में बैक्टीरिया की 3 स्पीसीज रहती हैं।
उन पर पानी का क्या इम्पैक्ट है उसकी स्टडी सिनिकोलॉजी। अगर एक ही स्पीसीज पे करते तो क्या एक इंडिविजुअल एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल करता है। तो या तो एक इंडिविजुअल या एक स्पीसीज अगर है तो टेकोलॉजी है। तो आज हमने इकोलॉजी शब्द की बातें की, उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को देखा है। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन इन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक एज वेल बायोटिक एंड बायोटिक ही इकोलॉजी है। इकोलॉजिकल स्टडी की शुरुआत, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म से शुरू करते हुए इकोलॉजिकल ऑर्डर को बायोस्फीयर तक हमने देखा है। जल्दी आंसर दीजिए, इकोलॉजिकल ऑर्डर में वो लास्ट यूनिट, पहले पूरा क्वेश्चन सुनो। इकोलॉजिकल ऑर्डर में वो लास्ट यूनिट जहां सिर्फ बायोटिक है, कम्युनिटी है बेटा। सोच के आंसर करो, बहना नहीं है बेटा। बह जाते हैं? अच्छा नहीं बेटा, आप थोड़ा थम के रहो यार, स्टेबल हो जाओ। बहुत बह लिए जब आप छोटे थे, अब बड़े हो गए। इकोलॉजिकल ऑर्डर में वो फर्स्ट यूनिट जहां बायोटिक एबायोटिक इंटरेक्शन है। क्या ऐसा कह दें तो सही होगा? ये थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाना कि इकोलॉजिकल ऑर्डर की चार, वैसे तो सारी यूनिट है लेकिन चार बेसिक यूनिट है। मैं बोल रहा हूं, आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा। ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम। अब मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट सुनो ताकि आपको पहुंचे आराम से। क्या बायोम एक बड़ा इकोसिस्टम है? क्या सारे बायोम बायोस्फीयर बनाते हैं? सारे बायोम मिलके ही तो बायोस्फीयर बनाते हैं। नहीं पहुंचा क्या? तो क्या बायोम इकोसिस्टम और बायोस्फीयर दोनों को कैरी करता है? आ रहा है बेटा? तो चार बेसिक यूनिट अगर बतानी पड़ जाए तो कौन कौन सी बताओगे? बायोम। हमने इकोसिस्टम क्यों नहीं कहा? बायोम एक इकोसिस्टम है बड़ा। मैंने बायोस्फीयर क्यों नहीं कहा? सारे बायोम मिलके ही तो बायोस्फीयर बनाते हैं। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फॉर बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्डर बताएं, तो आप क्या क्या कहेंगे? जल्दी बोलो दोबारा। ऑर्गेनिज्म, कम्युनिटी, बायोम। मैंने इकोसिस्टम बायोस्फीयर क्यों नहीं बोला, समझ पा रहे हैं आप? इकोसिस्टम के बाद इकोलॉजिकल ऑर्डर में क्या आता है? बायोम। लैंडस्केप अलग से लिखा है, आपके लिए तो बायोम ही आता है। अगर उसे कुछ और पूछना है तो उस हिसाब से लिख के दे दे, तब लैंडस्केप बता देंगे। अरे पहुंच रहा है यार। हर चीज का जवाब आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ लिया बस पढ़ लिया, ये याद रख लेना। इसके बारे में मैं कल दोबारा फिर पूछूंगा आपसे, कल वाले लेक्चर में, कि ये क्या होता है, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, क्योंकि मुझे रटवाना नहीं है, मुझे पढ़ाना है। तो इसलिए मुझे क्या क्यों कैसे लगाना ही पड़ेगा, तभी बातें समझ में आएगी बेटा। तो यहाँ पर इकोलॉजिकल ऑर्डर हर एक बच्चे को ढंग से क्लियर है? लैंडस्केप समझ में आ गया बेटा अच्छे से? यहाँ पर अब ऑर्गेनिज्म से शुरुआत करेंगे हम। ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी एंड सो ऑन, बायोस्फीयर तक हम चलेंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही ठीक है। तो आज का एपिसोड ढंग से हो जाना चाहिए। चलिए बेटा, इकोलॉजी से कितने क्वेश्चन आते हैं? हाँ, पिछले 6 साल का एवरेज लगाएं तो 9 क्वेश्चन है। पिछले 6 सालों में अगर आप एवरेज लगाते हैं 16 से लेकर अब तक, तो 9 क्वेश्चन एवरेज है। तो कभी 12 भी है, कभी 8 भी है। अरे उससे पहले तो 17 तक भी आए हैं। तो आप तो ये यहाँ पर कह दीजिए,
ये बालक ने 50 भी देखे हैं, देखो आप इधर। हाँ ये देखो इसकी मतलब पार की नजर जो निर्मा सुपर है, गजब, बहुत बढ़िया। बच्चे बहुत मजाकी हैं आपके बेच के यार। अच्छा ये, अरे बेटा यार, थैंक यू बेटा।